नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारी सहयोगी आभा बकाया हमारे साथ रहेंगी। चुनावी साल है, कोरोना की मार है, क्या रंग दिखाएगा बजट? कल निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। आभा हमारे साथ रहेंगी। इससे पहले कि हम आपको दिखाएं, बहुत सारे इस बार हमने ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए हैं, जिससे साल दर साल क्या परिस्थिति देश की अर्थव्यवस्था की रही है, कोरोना की मार ने कैसे परेशान किया है देश को, ये सब हम आपको बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आभा, सबसे बड़ी चीज जिस पर नजर रखें हमारे दर्शक, खास तौर पर वो मिडिल क्लास और तमाम देश के लोग जो इस वक्त आज तक के जरिए कल जो निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं उस पर नजर रखना चाहते हैं। और इस साल बजट में क्या होगा, आम आदमी के लिए क्या होगा, यही सबके माइंड में है कि वो क्या अनाउंस करेंगे। आज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ है, हमारी अभी बातचीत हुई है राजीव कुमार नीति आयोग उनके साथ भी। उन्होंने भी कहा है कि काफी कुछ उन्होंने डाला है बजट में आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, एग्री सेक्टर के लिए। जितना इम्पैक्ट हो सकता था एग्री सेक्टर पे कोविड के दौरान, इतना नहीं हुआ है। और उनका ये दावा है कि आगे जाके ये इनफैक्ट इम्प्रूव ही होगा। बहुत बड़ी चुनौतियां थी, खास तौर पर कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें तो बहुत सारी चुनौतियां थी, और इसीलिए क्या चुनावी साल में सरकार उधर ध्यान देने की कोशिश करेगी? विपक्ष भी इसको किस तरह से देखता है, सबकी नजर आएगी। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल भी जुड़ने वाला है आज तक पर। लेकिन दूसरी तरफ टैक्स के मामले में क्या कुछ राहत मिडिल क्लास को मिल सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले अपने बही खाता की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ तस्वीर अभी तक देश की अर्थव्यवस्था की रही है। और यहीं से जब आप आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के इस बही खाता पे पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या देश की अर्थव्यवस्था की परिस्थिति है, क्या जो बड़े फिगर्स हैं, जो मोटी मोटी बातें हैं, वो आपको जल्दी से समझा देते हैं, क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे कि हम कहां पर खड़े हैं। अर्थव्यवस्था के सामने कोरोना के बाद क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या इस देश ने और पूरे विश्व ने इकोनॉमी में अपने देखा है। तो बही खाता की करते हैं शुरुआत, और बही खाता की शुरुआत के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए, यहां पर सब कुछ आ गया है हमारे सामने। सबसे पहले हम आपको 3 आंकड़े दिखाएंगे, जिसके बाद हम अपनी रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन 3 आंकड़ों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, और फिर हम आभा तमाम जो बातें हैं उस पर चर्चा भी जल्दी जल्दी करेंगे। जीडीपी ग्रोथ, ये देखिए, मोटे तौर पर अगर हमारे दर्शक समझे तो ये वो चुनौती है 2015 के बाद से जो हमने एक बढ़ोतरी देखी थी 2016 में। फिर देखिए 16-17 में क्या रहा, 17-18 में क्या रहा, 18-19, 20-21, ये जो गिरावट थी, ये जो कोरोना की मार और लॉकडाउन की वजह से जिन परेशानियों का सामना पूरे मुल्क ने किया, उसमें ये फिगर्स अगर हम आपको करीब से दिखाएं तो ये -7.3, हालांकि उसके बाद सुधार हुआ और हम 9.2 जो कि 21-22 का है। आरबीआई का 9.5% का अनुमान, आर्थिक सर्वेक्षण में 8-8.5% का अनुमान। जल्दी से 2 लाइन में इसको कैसे हम देखें? अब गवर्नमेंट के मुताबिक ये ठीक से ही देखना है अंजना, क्योंकि शायद वो हल्का सा नीचे हो, 9 से 8 से 8 साढ़े 8 हो गया है। लेकिन उनका जो आगे जाके प्रोजेक्शन है, वो कह रहे हैं कि सारे मेट्रिक्स ऑन ट्रैक हैं, ग्रोथ आएगा, रिकवरी आएगी, एक्सटर्नल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट स्ट्रांग है। सिर्फ एक चीज है, इम्पोर्ट्स का थोड़ा ख्याल रखना है कि इन्फ्लेशन इम्पोर्ट ना हो, बट बाकी साइड पे सप्लाई साइड, एक्सटर्नल सेक्टर, सारे इंडिकेटर स्ट्रांग लग रहे हैं। महंगाई पर जल्दी से आंकड़े अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। महंगाई का आंकड़ा दिखाते हैं और फिर हम महंगाई पर जल्दी से एक चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिस पर विपक्ष बार बार सरकार को घेरता है। ये देखिए, जो 4.9 था 15-16 में जब सरकार बनी मोदी सरकार, उसके बाद आप आते हैं ये नीचे गया, लेकिन उसके बाद फिर ये लगातार जो हम चढ़ाव देख रहे हैं ये 5.3 पर है। इस पर जल्दी से 2 कमेंट आप। सबसे ज्यादा इसमें क्रूड ऑयल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट कह रही है कि 70-75 के रेंज में रहेगा, लेकिन हम सबको पता है कि थोड़े प्रॉब्लम्स हैं क्रूड ऑयल में, इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है। अभी यूक्रेन रशिया में भी टेंशन हो रही है, तो इसका थोड़ा अनसर्टेनिटी है। गवर्नमेंट तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही है कि थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन इस रेंज में रहेगा। लेकिन इस पे कोई मतलब कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल की वजह से ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक और आंकड़ा जल्दी से आपको दिखा देते हैं, जिसके बाद हम अपनी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये आंकड़ा हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार को हमेशा घेरा जाता है। तो इस पर जल्दी से आ जाते हैं और बेरोजगारी के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। बेरोजगारी में मासिक और सालाना दोनों का ऑप्शन हमारे पास है। हम सालाना आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए सालाना। मासिक पहले आ गया है, जनवरी 21 का पूरा आप ये आंकड़ा देख लीजिए, 7.9। हालांकि यहां पर जो पीक हमने देखा था अप्रैल 21 और मई 21 के बीच में, कोविड और उसकी जो मार है वो साफ रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन इस पे कुछ
मतलब जादूगरी करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब आप देखें तो ये वाकई जमीन पर एक बहुत बड़ी समस्या दिखती है। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने ये क्वेश्चन राजीव कुमार को भी पोज किया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी उन्होंने स्कीम्स अनाउंस की हैं, जैसे काफी सारे PLI स्कीम्स अनाउंस किए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, अभी इनका काफी ज्यादा केपेक्स स्पेंडिंग होगा रेलवेज में, रोड्स में, डिफेंस में। तो अपनी तरफ से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है इस तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि मिडिल क्लास के लिए वैक्सीनेशन, हेल्थ सपोर्ट, मेडिक्लेम, ये सब भी वो दूसरी साइड से कर रहे हैं। तो बाकी सब थोड़ा स्टेट के लेवल पे भी उन्होंने थोड़ा इशारा किया कि शायद उस तरफ से भी थोड़ा ध्यान देना पड़े। ठीक है, तो संकेत ही अभी मिल रहे हैं, संकेत। और हमने आपको जैसा बता दिया कि 8 से 8.5% विकास दर का प्रोजेक्शन सरकार कर रही है। कॉशियस नंबर है या वो क्या परिस्थितियां बनती हैं, इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोरोना की मार और उसके बाद से बनी परिस्थितियां ये तय करेंगे कि बजट की दिशा और दशा क्या होगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, राजनेता भी, उनसे चर्चा करेंगे। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। बजट में हम व्यापारियों के लिए छूट चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स में छूट हो, GST का आराम से भरा जाए। महंगाई की मार सब तरफ पड़ी हुई है और भयंकर मार है महंगाई की। जब हम लोग कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो हम खर्चा कैसे करें? तो सरकार ने पिछले 2 साल में व्यापारियों के लिए क्या किया है? कि टैक्स में दुकानदारों को छूट मिलनी चाहिए सरकार द्वारा। और दूसरा, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। हर एक का एक फिक्स बजट होता है। जब दुकानें कम देर खुलती हैं तो वो कैसे अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाएगा? कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाले बजट की उम्मीद है। कल वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, मगर उससे पहले उन्होंने आर्थिक सर्वे में खुशी और गम की तस्वीर पेश की। इस साल विकास की दर 9.2% रहने का सुकून है, तो अगले साल इसमें गिरावट के बाद 8 से 8.5% तक जाने की टेंशन है। We want manufacturers to come into India is clearly to say we want to build on our strength, but yet link with the global value chains. इन हालातों में बजट से किसे क्या मिल सकता है? नौकरी पेशा मध्यम वर्ग लगभग 40% है। इस पर कोरोना काल में बेरोजगारी, महंगाई का डबल अटैक हुआ। क्या वित्त मंत्री नौकरी और वेतन में कटौती की भरपाई करेंगी? मध्यम वर्ग के हाथों में पैसा नहीं आया और उसने खर्च नहीं किया तो खामियाजा देश के विकास को ही भुगतना होगा। इस पर टैक्स में छूट पर सबकी नजर है। मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है। ये पिछले करीब 8 सालों से नहीं बढ़ी है। आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। क्या इस बार ये लिमिट 3 लाख होगी? चुनावी मौसम में आ रहे बजट पर किसानों का मुद्दा छाया रहेगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा मोदी सरकार ने किया था। 2016 में किए गए वादे को 6 साल हो गए। क्या इस बार बजट में किसानों की आय बढ़ाने के ऐलान होंगे? दरअसल महंगाई भी मुंह बाई खड़ी है। दुनिया इससे परेशान है, मगर भारत में मामला कुछ ज्यादा ही खराब है। वहीं बेरोजगारी की समस्या भी सरकार को डरा रही है। तो क्या कल वित्त मंत्री जी इन सारी समस्याओं का समाधान देने वाला बजट लेकर आ रही हैं? आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुनील अलग साहब हमेशा बजट में आज तक पर वो रहते हैं और एक बार फिर से वो हमारे साथ ही रहेंगे। रुचिका भगत, जो कि टैक्स एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन रेवेन्यूज, GST सब कलेक्शन तो बम बम हुआ है इस बार। क्या कुछ आम आदमी तक पहुंचेगा? रुचिका जी से भी पूछेंगे, आपने कितने साल पहले सर 2.5 लाख किया था टैक्स के लिए, अब क्या उसको बढ़ाकर आप 3 लाख तक ले जाएंगे? टैक्स पॉलिसी है
जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन मंथ आफ्टर मंथ बढ़ रहे हैं और टैक्स टू जीडीपी जो हमने प्रोजेक्टेड था, बजट एस्टिमेट था 9.9%, वो अभी 10.9% के आसपास है। तो उससे समझ में आता है कि जाहिर है फिस्कल डेफिसिट भी कम हुआ है। सरकार के पास जो है थोड़ा सा हेडरूम जरूर है। सरकार जाहिर है कुछ मिडिल क्लास के लिए बराबर सरकार कमिटेड रहती है और मिडिल क्लास के लिए करती रहती है, इसलिए हो सकता है कि इस तरह की चीजें आ सकती है। मैं इसको नकारूंगा नहीं, इसलिए कि जिस तरह की बॉयंसी एक्सपेक्टेड नहीं थी, इसलिए जब बजट एक्सरसाइज जब किया गया था उस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर था और आज का फिस्कल डेफिसिट देखिए 6.8% के आसपास होगा। अगर एलआईसी का आईपीओ भी हो तो वो अनदर 0.4% से कम होकर 6.4 होगा और आगे के फोरकास्ट भी जो है एक एस्टिमेट के आगे के फोरकास्ट जो है वो 6% के आसपास होंगे, जो कि एकदम कंफर्ट जोन में हमको लेके आता है। लेकिन बहुत अच्छी बात देखिए क्या है कि जिस तरह से अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़े पूरा डिटेल में, जाहिर है सब लोग मुताला करेंगे, अभी आया है, लेकिन एक खास बात है कि इकोनॉमिक जो रिकवरी की बात करते हैं वो बिल्कुल साउंड रिकवरी है। आगे का ग्रोथ, अगर लोग कहते हैं कि पिछले बार जो नीचे गया था इसलिए वापस ऊपर आ गया है, लेकिन आगे के जो इनिशिएटिव सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के द्वारा लिया था, तो आगे के लिए भी बिल्कुल रास्ता क्लियर दिख रहा है कि जो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन है, जो सरकार के एस्टिमेट्स है, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे है, लेकिन ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है स्ट्रीट को भी। जो सारे एनालिस्ट, ग्लोबल एनालिस्ट ने जो एक्सपेक्टेशन उनकी जो है वो दिखती है कि आगे काफी तेजी से ग्रोथ होगा। और जो आप बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो मिडिल क्लास के लिए सारे स्कीम, जितनी सरकार की स्कीम आती है उसका बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट जो मिडिल क्लास को होता है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ज्यादा खास करके आपने कहा, तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आज के दिन में अगर देखिए तो 5.6%, जो अगर आप पीएमआई का डेटा देखिए तो प्री कोविड लेवल के आसपास आ गया। और हर बेरोजगारी दर दिखा दीजिए, आंकड़े देखिए, हर जो आंकड़े देखिए तो उसमें आपको यही देखिएगा। सर आप तो खूब वाहवाही कर रहे हो, तो गौरव वल्लभ जी बताएंगे ना कि प्रोफेसर साहब को क्या दिखता है। अरे गौरव वल्लभ जी का मैं आज कोई आंकड़े बता रहा हूँ जो पब्लिश आंकड़े हैं, जो आंकड़े सही हैं, जो पूरी दुनिया बात कर रही है। अब कांग्रेस को और जैसे आलू को सोना कहे तो अलग बात है, उसके लिए अलग बात कह सकते हैं, लेकिन मैं तो वही नंबर कह रहा हूँ जो हमारे प्रोफेसर भाई भी कहेंगे। वो प्रोफेसर साहब है, कोई गलत चीज तो पढ़ाएंगे नहीं, जाहिर है जो उनको दिख रहा वही बोलेंगे। बाकी आपके पैनल पे अलग साहब है और भी लोग हैं, उनको भी बहुत अच्छी जानकारी है इकोनॉमी के बारे में, उनसे भी आप पूछताछ कीजिए। सबसे पूछेंगे सर, मतलब ऑल इज वेल कि ऑल इज एक्सीलेंट, क्या बोलेंगे? मतलब आप तो एकदम ऐसा लग रहा है कि सबसे बुरे दिन निकल गए एकदम बम्बा में मामला। मैं कहूंगा अगर एक अल्फाज में सिर्फ कहना है चंद वर्ड में, तो मैं ये कहूंगा कि जो इकोनॉमी जो चरमराई थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो कोविड की वजह से वो वापस रिकवरी है। हमारे जो फोकस थी सप्लाई चेन में, हमने खासकर फोकस किया था, वो दिख रहा है। कंजम्पशन भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव तौर से दिख रहा है। और जो खास के पीएलआई स्कीम जो है और मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई देखिए, मैन्युफैक्चरिंग वो 55-56 के आसपास है। सर्विस पीएमआई भी तेजी से है। और फोकस जो सरकार का है कि सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी फोकस है। पीएलआई स्कीम बार बार लेकर आ रहे हैं हर अलग अलग सेक्टोरल सपोर्ट के लिए। तो मुझे लगता है आगे नौकरियां भी बहुत होंगी, ग्रोथ भी बहुत होगा। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो अभी आज 5वें नंबर पे, एकदम एज पे 5वें नंबर पे है, 5 ट्रिलियन जो यूके 2.7 है, हम 2.6 एज पर आईएमएफ डेटा। हम ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके हैं। बाय द वे, अगर आप साइज ऑफ जीडीपी से देखिए तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं डॉलर टर्म में। लेकिन आज के दिन आईएमएफ डेटा के हिसाब से हम दोनों एक ऑलमोस्ट आइडेंटिकली खड़े हुए हैं। लेकिन आगे दिनों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के राह में चल चुके हैं। जापान को पीछे छोड़ेंगे और सिर्फ चाइना और यूएस के पीछे खड़े रहेंगे। तीसरे नंबर पे इकोनॉमी, इस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही है। आप वाकई बहुत खुश नजर आ रहे हैं गौरव। इसके बाद अब आपको भी कोई सवाल होगा तो पूछेगा गौरव जी। हाँ, इतना यकीन हो गया क्या? सैयद जफर इस्लाम साहब की बातों पर इतना यकीन हो गया, आप भी बजट रोबस्ट से देखकर एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए? देशवासी है ना अंजना जी, ये मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपे हुए हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपे हुए हैं वो आप नहीं देख रहे। वो क्या क्या गम है वो बताता हूँ। वो 14 साल के सबसे बड़े इन्फ्लेशन पे, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 12 साल के उच्चतम स्तर पे है।
ये कह रहे हैं सब बम बम है। रुपया डॉलर के मुकाबले एशिया की वर्स्ट करेंसी साबित हुई, ये कह रहे हैं सब ठीक है। 4,23,00,000 युवा 29 साल से कम रोजगार तलाश रहे हैं CMI के आंकड़ों के अनुसार, ये कह रहे हैं सब ठीक है। सरकार की पब्लिक स्पेंडिंग मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीने में बजट का 54% हुई, ये कह रहा है सब ठीक है। मेरे भाई जफर इस्लाम कह रहे सब ठीक है। और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पे जो कर्ज था वो पिछले 7 सालों में दुगना हो गया। 2014 पे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पर 44,000 रुपए कर्ज था, आज 94,000 हो गया, ये कह रहे हैं सब ठीक है। अब मेरे समझ में नहीं आता जफर साहब, एक आंकड़ा लेके बैठा हूं और गलत बोलूं तो आप बताना, क्योंकि आप विद्वान व्यक्ति हो। सरसों के तेल के दाम 1 अप्रैल 2014 को तो 102 रुपए, आज है 214 रुपए। दूध के दाम 36 रुपए प्रति किलो लीटर थे 2014 में, आज है 48 रुपए। चावल जो 27 रुपए प्रति किलो मिल रहा था वो 48 रुपए में मिल रहा है। मूंगफली का तेल जो 158 में मिल रहा था वो आज 230 में मिल रहा है। गैस सिलेंडर पे मोदी जी ने मोदी टैक्स लगा के पिछले 1 साल में प्रतिदिन 1 रुपए से बढ़ा दिया। अब जफर साहब इसमें मैं क्या अच्छा देखूं? रोटी नहीं, महंगाई चरम पर, रोजगार बेरोजगारी चरम पर, आप कह रहे हो सब बम बम। और मुझे आश्चर्य है, मैं जो आज पहली बार इकोनॉमिक सर्वे में मुझे एक आंकड़ा मिला, मैं एक मिनट जफर साहब, इकोनॉमिक सर्वे में मुझे एक आंकड़ा मिला और मुझे बड़ा आश्चर्य आया, और आपने भी वही बात कही। पहली बार इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है छोड़ दीजिए रोजगार को, इतने IPO आए और इतने करोड़ के IPO हो गए। अरे ये विकास के पैमाने हैं देश के लिए। जफर साहब बोल रहे हैं स्ट्रीट को बहुत अच्छा लग रहा है। अरे विकास का पैमाना स्ट्रीट नहीं होता मेरे भाई, विकास का पैमाना एक गरीब आदमी की थाली होती है, एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति की नौकरी होती है। थोड़ा सा रुक जाइए, सुनील अलग साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। शुरुआती कमेंट सबसे ले लेते हैं। सैलरी होती है। के शेप्ड रिकवरी से कहा जा रहा है, जो कोरोना की मार के बाद आभा जो हम अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, हम चाहे टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की बात करें, रिबेट के लिए अलग अलग बातें करें, लेकिन ओवरऑल जो बड़ी तस्वीर, क्या कोरोना की मार से ये रिकवरी संतोषजनक है, जिसे के शेप रिकवरी कहा जा रहा है? के शेप तो है अंजना, और ये क्वाइट इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज इनइक्वालिटी बढ़ गई है। तो एक्चुअली ये सही कह रहे हैं, पहली बार मैंने मेंशन देखा इकोनॉमिक सर्वे में प्राइमरी मार्केट्स का, और कितना वेल्थ जनरेशन हुआ है। सुनील अलग से पूछते हैं, सुनील किस वजह से उन्होंने इस बारी ये भी अलूड किया है कि ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़ रेज हुए हैं प्राइमरी मार्केट से, प्रेफरेंशियल इश्यूज से। ये गवर्नमेंट क्या इंडिकेट करना चाहती है? बिकॉज दूसरे लेवल पे या दूसरे साइड पे बहुत एक्सट्रीम इनइक्वालिटी भी दिख रही है। अब देखिए, मेरे लिए तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे जो भी आप कहें, हम किसी को इंप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने पैनलिस्ट को। देखिए, आपके 2 दर्शक देख रहे हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा हूं कि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और डिमांड जनरेशन, यही 3 चीज हैं जो बिग प्रॉब्लम्स हैं। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री भी कैपेक्स लाएगी, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगाएगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट भी जाएगा। तो डिमांड जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया सप्लाई साइड में पिछले 3 साल से, और मैं कहता हूं कि उनपे, और वो गरीब लोगों को उन्होंने फ्री खाना भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मिडिल क्लास के लिए उन्होंने 3 साल के लिए कुछ भी नहीं किया। तो हमें सोचना है कि द मिडिल क्लास, जो इन्फ्लेशन जो है, उनके लिए आप चाहे आप जो भी 5%, 5.3, 5.4, वो सब मैक्रो लेवल पे आती है। हर एक घर में कोई 15%, 10 to 15% बढ़ गया है, और मिडिल क्लास जो है वो बीच में स्क्वॉश हो रहा है। और अगर डिमांड जनरेशन उन लोगों ने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली पूरी इकोनॉमी जो भी फोरकास्ट हो रही है वो गिरेगी। तो जो गरीब लोग हैं उनका तो बहुत ही अच्छा ख्याल किया, सप्लाई साइड का ख्याल किया। अब डिमांड साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां डिमांड बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी, जो पैसे जो लग रहे हैं ना, देखिए आप अगर आप पैसे डायरेक्टली देंगे किसी के हाथ में, जो मिडिल इनकम ग्रुप है, तो अपर मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो सेव करेगी, जो वो नहीं खर्च करेगी। इसलिए ख्याल रखना है हमें कि अगर पैसा आप इनडायरेक्टली देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। यू मस्ट हैव इंसेंटिव टू स्पेंड। अगर आप इंसेंटिव टू स्पेंड मतलब कि जो भी, समझो आप फ्लाइट ले रहे हैं, मैं कंपनी के बारे में नहीं कर रहा हूं,
अगर आप इंडिविजुअल कोई कहीं जाएगा तो वो इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा उसको, प्लेन लेगा तो वो कॉस्ट के रिलीफ देगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड विल बी जनरेटेड ऑन टूरिज्म, डिमांड विल बी जनरेटेड ऑन फ्लाइट्स, देयरफॉर देयर इज अ ओवरऑल पिक्चर व्हिच वी हैव टू सी, एंड दैट आई वुड से आर द थ्री मेन थिंग्स। ये एक सेकंड, मैं टैक्स पर भी बात करूंगी, लेकिन सैयद जफर इस्लाम से जल्दी से एक जवाब ले लेते हैं गौरव जी का। उन्होंने महंगाई में तमाम दरें आपको गिनाई, सर आपका तो एक शब्द का जवाब होगा ना, राष्ट्रवाद। देखिए वो कह रहे थे नहीं राष्ट्रवाद में देश को उलझाए रखिए, महंगाई जिस तरह से बेलगाम होकर बढ़ रही है उस पर कोई जवाब तो मिलता नहीं है आप लोगों से। अंजना जी देखिए 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात कि WPI जो है वो आज उस पर जो बड़ा है उसकी वजह से उसकी जो सप्लाई साइड डिसरप्शन हुआ था, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस जो बढ़े, उसका इम्पैक्ट जो है WPI में सभी जगह देखा गया, यहाँ से दुनिया के हर कोने में। आपको देखना, एक आम आदमी को CPI जो है वो देखना पड़ता है। CPI जो है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो पिछले आप 7 सालों से देखिए उठा के कि किस तरह से हमने जो है मेंटेन किया है। खास के एक कमिटी बनाई गई है, MPC कमिटी, जो मॉनिटर करती है। एक मिनट, वो पूरा कर ले, हम आपको पूरी कर ले उसके बाद वो देखती है कि 4% ±2%, 3-4 बार ब्रीच किया है उसको 6% को, नहीं तो बराबर एवरेज देखिए तो साल का 5 के आज से भी नीचे जो पूरे 7 साल का एवरेज निकाल के देखिए। और इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा आज के दिन में अपवर्ड प्रेशर था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उसमें भी जो है जो फोरकास्ट है RBI का या बाकी लोगों का, वो बिल्कुल यही है कि इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में रहेगा। दूसरी बात ये कह रहे थे गैस सिलेंडर का, भैया 2014 में क्या था और आज क्या था, तो 2004 का भी बता दो कि 2004 में दुनिया को बता दो कि 2004 में क्या था। डॉलर की बात कर रहे हैं तो डॉलर का भी बता दो कि भाई जो हमारी सरकार थी उस वक्त डॉलर का जो प्राइस क्या था, रुपये टू डॉलर। आपके समय में, नेहरू के समय में $1 का $1 होता था, और अभी जो है आपके समय में, सोनिया जी के समय में $1 का जो है 70 रुपया से 68 रुपया हो गया था, ये भी बता दिया करो। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए इन्फ्लेशन टाइम के हिसाब से बढ़ता है और वो पूरे दुनिया में बढ़ता है या नहीं, आप उसको कंट्रोल करके रखते हैं कि आम आदमी के पेट में कोई नहीं। दूसरी बात मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए हमने इकोनॉमी को रिकवरी हुई कि उसके मापदंड जो है, आप देखिए क्रेडिट ग्रोथ दिख रहा है, आप 7% एक्सपेक्टेशन था, 9% क्रेडिट ग्रोथ है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 70% का हो गया। किसी भी इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस वक्त होने लगता है जब 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो वो उसके नजदीक जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि बैंक जिस तरह से कैपिटलाइज किया गया, बैंक अच्छी हालत में है, इन्होंने जिस बुरे हालत में छोड़ा था आज कैपिटलाइज है बैंक, तो जाहिर है स्थिति में है कि वो लोन दे सके और प्राइवेट कंपनियां उस पर प्राइवेट कैपेक्स शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ा कैपेक्स पिछले साल अनाउंस किया था 5 लाख करोड़ से ज्यादा, इस बार भी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट करिए। इसका जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी सर। आप एक्सपोर्ट ग्रोथ देखिए, एक्सपोर्ट जिस तरह से ग्रो कर रहा है, और जब बार कभी देखिए जो करेंसी में जो है थोड़ा बहुत जो वॉलेटिलिटी होती है, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि कभी जो स्टॉक मार्केट में पैसा आता है जाता है, जो हॉट मनी बोलते हैं, उसकी वजह से वॉलेटिलिटी होती है। लेकिन आप FDI देखिए ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई, आप देखिए जो एफएक्स रिजर्व ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई 632 बिलियन, आप FDI देखिए तो 54 बिलियन है, जो 68 बिलियन पिछले से ज्यादा आने वाला है। तो हर चीज तो अच्छी दिख रही है। अगर आंख में चश्मा ही पहना कि सिर्फ क्रिटिसाइज देखिए ना, आपने इतने सारे नंबर्स फेंक दिए, हमारे दर्शक भी देखकर उनका भी दिमाग चक्कर खा गया होगा। सर सुनिए सैयद जफर साहब, उनका भी दिमाग चक्कर खा गया होगा। वो तो बस पूछेंगे कि सरसों तेल की कीमत बता दें सैयद जफर इस्लाम साहब, अब की बार महंगाई पर मार का क्या हुआ ये बता दें सैयद जफर इस्लाम साहब। सिर्फ इतनी बात कि हमने गरीबों का ख्याल रखा है, हमने पूरे साल राशन बांटने के बावजूद, मैं ये कहना चाहता हूँ अंजना जी, ठीक है मैं लौट रही हूँ। गौरव वल्लभी जी भी आपका जवाब देना चाहता है। कल निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और उससे पहले क्या क्या बड़ी चीजें हो सकती है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से अपनी बही खाता की तरफ चलते हैं और एक एक मुद्दे के जो फिगर्स है वो दिखाकर उस पर जल्दी से आवा बात कर लेंगे। तो बही खाता में अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि अब हम आपको एक तो जीएसटी कलेक्शन को लेकर सालाना जो है वो फिगर्स आपके सामने रख देते हैं। सालाना कलेक्शन, हालांकि शुरुआत करनी थी कि कैसी रिकवरी हुई है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन से मैंने इसलिए शुरुआत कर दी थी सैयद जफर इस्लाम से बात करना, क्योंकि सरकार कलेक्शंस को लेकर पहले से भी इंडिकेशंस दे रही है कि वो रोबस्ट है, ठीक है, अच्छा है। और फिस्कल ईयर खत्म भी नहीं हुआ है अभी। हाँ। अभी तो है फेब मार्च और भी कलेक्शंस आएंगी।
रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कलेक्शंस कर रहे हैं ये जीएसटी से लेकर हर चीज में। तो वो एक दिलचस्प आंकड़ा था, हमने आपको दिखा दिया। देखिए 17-18 में जहां पर 7.4 लाख करोड़ में ये फिगर्स है, ये याद रखिएगा। 11.4 लाख करोड़, फिर 9.1 लाख करोड़, 11.4 लाख करोड़ और फिर 21-22 में ये आप फिगर्स देख रहे हैं, जबकि अभी उसका एक्सटेंशन होने वाला है। चलिए अब अगला आंकड़ा जो हम आपको दिखा दे रहे हैं वो रक्षा। अब हम आपको रक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में कितना सरकार कर रही है खर्च, ये आपको दिखा देते हैं। कोरोना की मार की वजह से क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, क्या सरकार का खर्च उसमें बेहतर हुआ है? तो चलिए वहीं से शुरू कर लेते हैं, सामाजिक क्षेत्र पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के आंकड़े रखे हैं। स्वास्थ्य के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, ये शिक्षा के आंकड़े आपने देख लिए हैं। शिक्षा में देखिए ये जो एक्सपेंडिचर है सरकार का 2015 से ये फिर 1000 करोड़ में है, और ये देखिए ये ग्राफ यहाँ पर 93.3 पर आता है। स्वास्थ्य का हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सबका ये मानना है कि क्या जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं देश में उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मुझे लगता है कि 20-21 का जब कोरोना की मार हम बहुत ज्यादा झेल रहे थे, सबसे ज्यादा 78.9 हजार करोड़ उस वक्त खर्च किया गया था, और उसके बाद ये फिर से थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि जो औसतन परिस्थितियां रही हैं 15-16 में देखिए 34.1 हजार करोड़ था, वहां से ये ऊपर जाता है। तो ये हमने आपको शिक्षा स्वास्थ्य का दिखा दिया। अब जल्दी से रक्षा का आपको दिखा देते हैं कि रक्षा पर भारत जीडीपी के अनुपात में कितना करता है खर्च। ये एक बार फिर से देखिए, ये वाला ये आंकड़ा, ये हम आपको बता रहे हैं रक्षा पर खर्च से जीडीपी अनुपात जो है उसके कंपैरिजन में हम जो खर्च कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक वक्त पर 2019-20 में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा ये पीक गया था, ये देखिए 3.1%, और उसके बाद से अब ये घटते घटते 2.2 हो गया है। मुझे पता है कि गौरव जी को फिर हाथ में एक मुद्दा मिल गया जिसमें वो घेरेंगे सैयद जफर इस्लाम साहब को। एक और आंकड़ा जो मैं दिखाना चाह रही थी, ये वाले हमने दिखा दिए, आमदनी खर्चा घाटा दिखा दिया, ये वाला घाटा, वित्तीय घाटा। पेशे खिदमत है सैयद जफर इस्लाम साहब, देख लीजिए मामला अपना वित्तीय घाटे में। ये जीडीपी के प्रतिशत में ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए जो एक वक्त पर 3.9 था 15-16 में, ये इस यहां तक लगभग 18-19 तक मैनेजेबल था, लेकिन उसके बाद से जो ये भी कह सकते हैं कि कोरोना की भी परिस्थितियां थी, लेकिन उससे पहले भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर ये 6.8 पर आया है। 9.3 का पीक है 20-21 में था, और वहां से नीचे आया है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग अन्य चीजों पर चर्चा करें, मुझे लगता है कि एक बार टैक्स के मद्देनजर हम लोग जो बात करने की सोच रहे थे, उसी से रुचिका से शुरू कर लेते हैं। और रुचिका भगत जी, टैक्स में क्या उम्मीद रखें नहीं रखें? लोगों में बड़ा ये होता है कि जो अमीर है उनको आप टैक्स के मामले में परेशान करो, आम लोगों को राहत दो ज्यादा से ज्यादा। इस बारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का भी बहुत सारी बात हो रही है कि शायद वो 15% तक जाएगा, लेकिन ये पिछले साल भी बात हुई थी, कुछ हुआ नहीं था। पता नहीं कि ये सिर्फ अगवा है या वो एक्चुअली परहैप्स ये चीज देख रहे हो। लेकिन रुचिका, मिडिल क्लास के लिए क्या एग्जेम्पशन हो सकता है, क्या रिलीफ हो सकता है? क्योंकि इतना ज्यादा मतलब रूम नहीं है रियली फॉर चेंज। उन्होंने काफी डायरेक्ट टैक्स को स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है गवर्नमेंट के पास। क्या हो सकता है रिलीफ के मुताबिक? देखिए, मुझे लगता है पिछले 2 साल से जो इकोनॉमी कोविड से जूझ रही है, उससे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया इस बार के बजट के लिए। तो मुझे लगता है ये बजट जो है थोड़ा सा सटीक होगा जब हम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो रीजन मीन कि आप अगर देखें, बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस हैं, अलाउंसेस हैं। इनफैक्ट हमारा जो टैक्स स्लैब है ये ऑलमोस्ट 14-15 से सेम चल रहा है। तो आम आदमी इससे बेहद परेशान है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आपका बढ़ता जा रहा है, मगर आपको छूट जो दे रहे हैं, डिडक्शन जो दे रहे हैं, एग्जेम्पशन जो दे रहे हैं, वही पुरानी है 14-15 वाली। तो मुझे लगता है आने वाले इस वाले बजट में सरकार को स्पेशल एम्फेसिस देने पड़ेंगे। जैसे जब हम बात करते हैं छूट की, आम आदमी की बात करते हैं, तो जो मेजर टैक्स पेयर है हमारा वो सैलरी क्लास एम्प्लॉय है। तो सैलरी क्लास पर्सन जो है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसकी इन हैंड सैलरी बढ़े, उसकी सोशल सिक्योरिटी ज्यादा, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा। इन सब चीजों को ध्यान में रख के, जैसे हम बोल रहे हैं आजकल की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 18-19 में बढ़ी थी। 18-19 में 40 से 50 हुई, वो 50 के बाद वो बढ़ी ही नहीं। इन्फ्लेशन जो है अगर आप देखें, आप दिखाई रहे हैं डेटा, इन्फ्लेशन जो है हमारा 18-19 से अभी तक दुगना हो चुका है, ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है।
इसके अलावा हम एटीसी की बात करते हैं, अगर एटीसी में मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी, और उसकी लिमिट जो है सिर्फ 1.5 लाख रुपए की है, और उसमें इन्वेस्टमेंट्स इतनी सारी है। तो एसएससी अगर आप देखें तो वो सारे बेनिफिट्स उठा ही नहीं पाता है जो डिडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है आने वाले बजट में सरकार को क्या करना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट्स को एक अलग उसमें टैक्स ब्रैकेट में डालना चाहिए, जिससे एसएससी उसका पूरा फायदा उठा सके। जब हम कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो कैपिटल गेन्स में ही अगर आप देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो हमारा 10% है, उसमें एग्जम्पशन मिलती है 1 लाख रुपए की जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इससे क्या है कि अगर आप आम इंसान जब इन्वेस्ट करने के लिए जाता है तो उसको पहले ये डर रहता है कि मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा काफी सारा। तो ये जो एक डर है, मुझे लगता है इसको हटाना है कि वो खुल के इन्वेस्टमेंट कर सके, खुल के वो सेविंग्स कर सके। तो सरकार को इस आने वाले बजट में बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड है। आपको लगता है रुचिका जी कि डायरेक्ट टैक्स की जगह वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कुछ और कर सकते हैं? जीएसटी भी नॉर्मलाइज रेट और एवरेज रेट अभी इज मोर लाइक 11% वर्सेस 18% वेयर दे स्टार्टेड, लेकिन जीएसटी तो उनका कलेक्शंस बढ़ रहे हैं और उधर भी इतना लगता नहीं है जैसे कि वो सिंप्लीफाई करेंगे ओवरऑल रेट। तो रिलीफ आपको लगता है कि कहाँ से आएगी? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? मिडिल क्लास को मतलब कहाँ देखना चाहिए कि गवर्नमेंट डिलीवर करेगा? देखो, जब हम रिलीफ की बात करते हैं ना तो रिलीफ के लिए सबसे पहले आम आदमी एक इंडिविजुअल आता है, क्योंकि सबसे टैक्स तो अगर आम आदमी सफर करता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कॉर्पोरेट्स तो कमा ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आम आदमी को रिलीफ देना स्टार्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट होगा या गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कितने सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं और साइमल्टेनियसली अपना जो रेवेन्यू जनरेशन है वो सेम रख सकते हैं, वो चेंज नहीं होगा, इनफैक्ट बढ़ेगा ही, क्योंकि आप जितना आम आदमी को छूट देंगे मुझे लगता है वो ज्यादा इंक्लाइंड होगा टैक्स पे करने के, उसको लगेगा हाँ मैं तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली काउंट करती हैं। सुनील अलग जी, अक्सर हम लोग आपने अपनी जो मुख्य बातें थी वो पहले उसमें बताई, लेकिन क्या बड़ी चीज एक्सपेक्ट करें? क्या हम माने कि यहां से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे? अगर सरकार को ऐसा करना है तो क्या है वो 2 या 3 बड़ी चीजें जो आप देखते हैं कि सरकार को करना चाहिए? क्लैरिटी के साथ अगर हमारे दर्शकों को समझें। देखिए, मेरे तरफ से तो डिमांड जनरेशन इज द मेन प्रॉब्लम। जो एक बार वो डिमांड जनरेट हो जाए, और ये टैक्स रिलीफ और जो कह रहे हैं कि टैक्स द रिच, आप कितना पैसे मिलेंगे? 50,000 पीपल आर दी ओनली वंस हु डिक्लेयर एन इनकम ऑफ 1 crore एंड अबव। उनसे और ले लीजिए आप, इट बी अ ग्रेट पॉलिटिकल मूव। ऑडियो कट रहा है, उनका ऑडियो कट रहा है जी। गौरव जी, इनफैक्ट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जैसे ही वापस कनेक्ट होते हैं बताइएगा, फिर उनसे इस पर बात कर लेंगे। गौरव वल्लभ जी, एक नाकामी और सैयद जफर इस्लाम साहब एक बड़ी कामयाबी इस दौरान की, पिछले की, और आगे के लिए प्रोजेक्शन। गौरव जी, आपके साथ शुरू करते हैं। आपको इतने सारे चॉइसेस दिए हमने। देखिए अंजना जी, पहले हमको बताया गया कि वी शेप्ड रिकवरी। जी अंजना जी, पहले आप बताया गया देश को कि वी शेप्ड रिकवरी है, फिर बताया गया के शेप्ड है। ये के शेप्ड रिकवरी नहीं, ये आई शेप्ड डिप है, और ये आई से हमें जब भी छुटकारा मिलेगा जब ये जाएंगे, उससे पहले कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला। सिर्फ आई की तरह ये हम गिरते जा रहे हैं। हाँ, इनके आसपास रहने वाले 10-20 लोगों की वेल्थ बढ़ती जा रही है। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, 84% देश के लोगों की 2021 में आय घटी है, और इनके जो 2 परम मित्र है, मित्र नंबर 1 की तो 8 गुना वेल्थ बढ़ गई, और मित्र नंबर 2 की वेल्थ 2 गुना बढ़ गई। तो ये सिर्फ मित्रों के लिए काम करते हैं। अगर ये 30% कॉर्पोरेट टैक्स को 22% कर सकते हैं, तो मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति के लिए टैक्स क्यों नहीं घटा सकते? वही दोनों मित्र ना जो आप ही के टाइम पे शुरू हुए थे, उनका नाम लेने में क्या? मुझे ये बताइए, ये 8 गुना किसने? मुझे ये अंजना जी, मुझे कोई परहेज नहीं है। इनका मित्र नंबर 1 है गौतम अडानी, जो 1002 करोड़ रुपए कमाता। हिंदुस्तान का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमाता। उनका बिजनेस 2014 इन्होंने मित्रों की आय बराबर कर दी, पर देश के लोगों की आय गिराते जा रहे हैं। 2014 के बाद शुरू हुआ। मुझे आप ये मैं नहीं बहुत अच्छी सवाल पूछा अंजना जी। मुझे ये बताइए, 8 गुना किस साल में बढ़ी उनकी आय?
किस साल में, मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, किस साल में 8 गुना एक साल में आय बढ़ी गौतम अडानी की 2014 के पूर्व, मुकेश अंबानी की एक साल में किस साल में आय 2 गुनी हुई, मैं चैलेंज करता हूं, बताइए, जवाब दीजिए। इस तरह से ये कह रहे FDI आ रहा है, कैपेक्स आ रहा है, मैं क्या बोलूं? मैं सुबह जब दूध लेने जाऊं तो क्या बोलूं कि कैपेक्स आ रहे हैं, कैपेक्स आ रहा है इसलिए दूध सस्ता दे दो मुझे। देखिए मैं जरा जवाब दे दूं इसको। ऐसा लग रहा है गौरव वल्लभ जी जब पैदा हुए थे तब से कमाते थे, प्रोफेसर उसी दिन बन गए थे जिस दिन पैदा हुए थे, इसलिए कि कंपनी इनके समय बनी, सारे सपोर्ट इनको मिला। ये हमारे समय में एक सवाल पूछा, जवाब दीजिए। नहीं, एक का जवाब सुन लीजिए। 8 गुना किस साल में बढ़ा? नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ ना। अंबानी जो है आपके समय में, अडानी आपके समय में, सारे टाटा बिरला आपके समय में, और आप हमको कोच रहे हैं भाई, ये बड़े साल का नाम बताइए, ईयर YEAR। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, 2021 में आपके मित्रों की आय 1 की 8 गुना बढ़ी। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा तभी दर्शक सुन पाएंगे, तभी सुन पाएंगे। गौरव जी बताइए, मिस्टर वल्लभ प्लीज। अंजना जी साल पूछिए, साल। अंजना जी साल पूछिए, साल। ठीक है, उन्होंने सुन लिया सर। आम नागरिक जो है उसके दिमाग से स्टार्टअप शुरू करके बड़े बिजनेस, ग्लोबली एक्सेप्टेबल बिजनेस बना रहा, उसके हमारे समय में बड़े ऐसे यूनिकॉर्न बने हैं। लेकिन कोई आम आदमी, कोई बड़ा बिजनेसमैन पहले से था, उसकी ताकत है, वो अपनी ताकत के सलाहियत से बढ़ रहा है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन हमने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया उसमें बहुत सारे ऐसे यूनिकॉर्न, बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पड़ी। छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। अंजना जी छोटा सा जवाब, पहले अंजना जी छोटा सा जवाब के चक्कर में रहते थे। अरे चुप रहिए प्रोफेसर, आप उनमें उलझ गए। एक सेकंड रुकिए, सैयद जफर इस्लाम साहब, आप उसमें उलझ गए, कामयाबी बताई नहीं आपने, काम बताया ही नहीं आपने। बजट को लेकर खास तौर पर जो मिडिल क्लास है उसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या टैक्स रिबेट, जो टैक्स स्लैब है वो 2.5 लाख से आगे बढ़ाया जा सकता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए? इस पर भी लोगों की नजर है। क्या क्या उम्मीदें लोग टैक्स के मद्देनजर इस बजट से रख रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस बार के बजट को लेकर टैक्स पेयर्स को बहुत सारी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि जिस टैक्स स्लैब में 8 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोरोना काल में कमाई गंवाने वाले लोगों को राहत देने के लिए उसमें कुछ छूट का ऐलान हो सकता है। अनुमानों के मुताबिक टैक्स स्लैब को 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। होम लोन के इंटरेस्ट पर मिलने वाली छूट के दायरे में भी इजाफा मुमकिन है। इसी के साथ होम लोन के प्रिंसिपल को 80C के 1.5 लाख के अलावा भी छूट में शामिल किया जा सकता है। बीमा सेक्टर की भी मांग है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को 80C से अलग करके दूसरे ब्रैकेट में लाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत में निवेशकों की एक नई फौज तैयार होगी, जो टैक्स बचाने के बहाने अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में काफी योगदान करेंगे। अगर हम 138 करोड़ की पॉपुलेशन में से 6.3 करोड़ लोगों को उत्साहित करेंगे इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की खरीदारी की ओर, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा बूस्ट आएगा। हमारे पास सरप्लस पैसा होगा टू इन्वेस्ट इन नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इस बार की यूनियन बजट में इंडियन गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए डिजिटल इकोनॉमी के ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि 2021 के स्टार्टिंग में हमारे यहाँ इंटरनेट यूजर्स थे 56 करोड़, आज वही इंटरनेट यूजर्स 75 करोड़ हो चुके हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2025 के एंड तक वही सेम इंटरनेट यूजर 90 करोड़ तक जाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से एक बार चाइना के पास वर्ल्ड फैक्ट्री बनने का अपॉर्चुनिटी था, आज वही सेम अपॉर्चुनिटी हमारे देश के पास है टू बिकम ग्लोबल डिजिटल हब। दरअसल देश के मध्यम वर्ग के लिए दूसरे सभी वर्गों की तरह से कोरोना काल काफी ज्यादा मुश्किल भरा रहा। साथ ही महंगाई के बोझ ने भी टैक्स पेयर्स की कमर तोड़कर रख दी। इससे आमदनी गंवाने के साथ ही उनकी जेब को डबल अटैक लगा है। ऐसे में हर वर्ग की मांग है कि इस बार टैक्स में थोड़ी राहत दी जाए। अगर हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 50 से 70% एम्प्लॉयमेंट ये सेक्टर जनरेट करता है, तो इनके दी गई राशि, लोन पे इंटरेस्ट की कमी करनी बहुत जरूरी है,
जीएसटी दर जो 18% पे है उसे 12% पे लाना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स का स्लैब 22% पे लाना बहुत जरूरी है। 4 विषय पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपर लिमिट ऑफ टैक्सेस 30% से 25% करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की प्राइस कम करना जरूरी है। हेल्थ सेक्टर में ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। डिजिटल एजुकेशन थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। टैक्स में राहत के अलावा कोरोना में सबसे ज्यादा मार खाने वाले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सरकार से राहत की दरकार है। ओवरऑल जीडीपी में लगभग 8.5% और एम्प्लॉयमेंट में लगभग 6.7% का कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग सरकार से गुहार लगाते हैं कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं इनके लिए आने वाले बजट में एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट दी जाए, साथ ही साथ इस क्षेत्र के लिए एक स्पेशल पैकेज रखा जाए जिससे ये उद्योग पटरी पे आ सके। अब देखना यही है कि कैसे सरकार बजट के बहाने हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करती है, जिससे लोग भी खुशहाल हो और देश के विकास दर भी नए कीर्तिमान स्थापित करे। आज तक ब्यूरो। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।